ऐसी बच्चियों को आप वहां रखेंगे, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर के शेल्टर होम के अंदर उन बच्चियों का रेप करेंगे। अगर वो मना करेंगी तो उनको आप ड्रग्स दोगे, नशे के इंजेक्शन दोगे। ये सारी चीजें शेल्टर होम में हो रही है। लेकिन उसी तरीके का मुझे इस केस में भी प्रतीत हो रहा, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन के जो यहाँ का समाज कल्याण मंत्रालय है उसने उस बेटी को विक्षिप्त बता करके, उदंड बता करके एक लेटर जारी कर दिया। कोई उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई उनकी जांच नहीं है, कोई उन्होंने पड़ताल नहीं की। अगर वो बेटी बाकी में परेशान नहीं होती तो शेल्टर होम में जाती थी। अगर वो वहां पर गई है और उसके अंदर की जो वो चीजें बता रही है, वो चीजें शायद मुझे लगता है कि मेरे ये 21वीं सदी के भारत को शर्मसार करने वाली। उसके साथ रेप किया जाता है, उस बच्ची के साथ उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर वो मना करती है तो मारपीट होती है, फिजिकल एब्यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो वहाँ की जो उसको क्या नाम है, वार्डन है, जो सुपरिंटेंडेंट है वहाँ की, वार्डन वंदना गुप्ता, जिन पर वो निरंतर आरोप लगा रही है। और वंदना गुप्ता एक ऐसा नाम है जिस पर ये बिटिया जो है ये सिर्फ विक्टिम आरोप नहीं लगा रही। अभी जैसे कि वीना मानवी जी ने बताया, पीछे आपके पास यहाँ पर बैठे हुए रंजीत कुमार, वो भी बताएंगे। उसके अलावा भी हमारे पास और भी कई एक बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो उस शेल्टर होम से रह करके आई हैं और जिन्होंने की वंदना गुप्ता को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल करके पिटाई भी लगाई। और वो बच्चियां भी, वो लड़कियां भी अपनी पीड़ा बता रही हैं। ये मैटर बहुत छोटा नहीं। तो मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो पर्पज है कि आखिर क्यों हमारे देश के अंदर और इस पटना में बेटियों को इतना पीड़ित किया जा रहा है, क्यों अभी तक उस बच्ची की FIR लॉन्च नहीं की गई, जबकि रेप लॉ निर्भया केस होने के बाद इतना स्ट्रिक्ट कानून बना है। लेकिन जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, ये लोग कभी भी संवेदनशील तरीके से काम नहीं करते। आज जब पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो फोन कॉल आने शुरू हो गए। अगर ये पहले ही ये कर लेते तो शायद हम लोगों को ये स्टेप नहीं उठाना पड़ता। अब मैं कहूंगी कि जो रेप लॉ है उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी पीड़िता अगर आकर के ये बताती है पुलिस को कि उसके साथ किसी ने उसकी कंसल्ट के बिना, उसकी सहमति के बिना उससे जबरदस्ती की है, तो वो इमीडिएटली FIR लॉन्च करेगा, ये गाइडलाइन। लेकिन ये लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, उस बेटी को ही उदंड बता दे रहे हैं, उसको ही कैरेक्टरलेस बता दे रहे हैं। और पता नहीं कैसी मानसिकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे पुलिस सिस्टम की और गवर्नमेंट की कि कोई बेटी अगर शादीशुदा है तो क्या उसका रेप नहीं हो सकता? अगर उसके शादी हो गई है और उसका बेबी भी है तो उसका रेप नहीं हो सकता है? अगर उसके पति ने छोड़ दिया और वो कहीं पर भी मूव कर रही है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार कर रहा है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप? तो मेरा जो मानना है इस पूरे केस में इमीडिएटली बिहार सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो वोटो कॉग्निजेंस माननीय यहाँ के पटना जो हाई कोर्ट है वो ले चुकी है। लेकिन हाई कोर्ट जो है, जो उस डिपार्टमेंट से मैं भी आती हूँ, जुडिशरी में मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरा भी ये दरख्वास्त रहेगी और प्रार्थना रहेगी कि एक प्रॉपर तरीके से कमेटी गठित की जाए जिसमें महिला विकास मंच को रखा जाए, इसकी टीम को रखा जाए, SIT गठित की जाए और हाई कोर्ट अपने सुपरविजन में इस केस को देखे। और इस केस को ही नहीं, अब बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस देश के अंदर जितने भी शेल्टर होम चल रहे हैं उन सारे शेल्टर होम का सुपरविजन हर राज्य का हाई कोर्ट करे और टाइम टू टाइम वहां से रिपोर्ट मंगाई जाए, बच्चियों की काउंसलिंग हो। और आप ये भी देखिए कि एक कोई नॉर्मल बच्ची अगर किसी का किडनैप कर लिया गया, कोई मिस हो गई, तो वो शेल्टर होम में आ रही है, उस नॉर्मल बच्ची को उस बच्ची के साथ रखा जा रहा है जो पागल, जिसको जो विक्षिप्त है या जिसको कोई डिसीज हुई है। इनकी स्कूलिंग का क्या होगा, इनकी एजुकेशन का क्या होगा? क्या इनको आपने रिहेबिलिटेट किया है? क्या आपने कोई नौकरी दिलवाई है? कितनी बच्चियों को आपने एजुकेशन दी है? कितनी बच्चियों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया? क्या शेल्टर होम का पर्पज सिर्फ ये है कि ऐसी बच्चियों को आप वहां रखेंगे,
टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर के शेल्टर होम के अंदर उन बच्चियों का रेप करेंगे। अगर वो मना करेंगी तो उनको आप ड्रग्स दोगे, नशे के इंजेक्शन दोगे। ये सारी चीजें शेल्टर होम में हो रही हैं। और मेरी डिमांड ये भी है कि इस बिटिया का भी मेडिकल चेकअप अभी तक हो जाना चाहिए था कि इसको ड्रग्स दिया गया है या नहीं दिया। उसके पहले जब वो बच्ची प्रयास एनजीओ विश्वजीत सर हैं जो कि दिल्ली में जिसमें रही है वो बच्ची, एक और संस्था है रेस्क्यू फाउंडेशन, उसकी जो मैम है त्रिवेणी, आखिर ये बच्ची अगर विक्षिप्त है तो उन दो व्यक्तियों की क्यों तारीफ कर रही है? ये लगातार कह रही है। और उस बच्ची का पिक्चर देखिए, इतनी हेल्थी, इतनी प्यारी बच्ची है, जूडो कराटे सीख रही है, लेकिन जब वो इस शेल्टर होम में आती है तो उसको इस कंडीशन में पहुंचा दिया जाता है। तो ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है। देश की 49% आबादी की सेफ्टी सुरक्षा का सवाल है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इमीडिएटली इस पर FIR लॉन्च होगी, बंदरा गुप्ता को वहां से सस्पेंड किया जाएगा और जितने ऑफिसर्स जिनके पास महिला विकास मंच की महिलाएं गई हैं, वो बिटिया गई है, चाहे वो पटना के DM हो, यहाँ के SP हो, जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, उन सबको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो SIT की टीम गठित हो उसमें जो है काउंसलर या महिला विकास मंच की महिलाओं को रखा जाए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और इस बेटी के लिए आगे फर्दर महिला विकास के मंच के साथ मैं खड़ी हुई हूँ। निर्भया के जस्टिस की तरह हाथरस की बिटिया या देश की और बेटियों के लिए लड़ रही हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोग भी हमारी आवाज बने। तो आप सभी साथियों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस देश का चौथा स्तंभ में, देश की आबादी 49% महिलाओं की है जो कि बहुत टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है। इनकी आवाज को दबने ना दीजिए और इनका साथ दीजिए। ये देश में बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से अगर दफन होती जाएंगी वो बेटियां, वो बेटी, उसको देख करके दर्द महसूस हो रहा है कि उसकी वो पिक्चर जो आज से करीब 4-5 साल पहले की है और आज उसको किस कंडीशन में इन लोगों ने पहुंचा दिया है। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच। सीमा जी, आप जुडिशियरी से आती है, समाज कल्याण विभाग ने इस घटना पर क्लीन चिट दे दी, उसके बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। आपने काफी सारे केसेस देखे, क्या इस केसेस में भी आप कोई पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं? क्योंकि मुजफ्फरपुर की बात कर ले, हाथरस की बात कर ले, इस सब केसेस में पॉलिटिकल एंगल देखा गया था, इसमें भी कोई पॉलिटिकल एंगल आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से मंत्रालय क्लीन चिट दे रहा है। देखिए, मंत्रालय विदाउट एनी, मैंने शुरुआत में ही बताया, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के कैसे क्लीन चिट दे सकता है। जो उन्होंने, हमने उनका लेटर देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो काउंसिल उस बच्ची की गई है, उन्होंने बताया कि वो नॉर्मल नहीं है। तो वो काउंसलिंग जो की गई है उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, वो लेटर्स कहाँ है, वो अवेलेबल करवाए जाए, जिस डेट में किस किस काउंसलर ने काउंसलिंग की है, ये सारे हमें एविडेंसेस चाहिए। हम उस लेटर के आधार पे नहीं मान सकते हैं। और एक मंत्रालय से लेटर आ गया तो उसको हम सही मान लें, लेकिन एक बच्ची जो पटना की सड़कों पे 5 दिन से घूम रही है, चिल्ला रही है और उसके पास फैक्ट है, उसकी बातें जेन्युइन है, एक बच्ची वो गलत हो सकती है। और भी महिलाएं निकल करके आई हैं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने मंच पर जो बैठे हैं रंजीत कुमार, कितने लोगों को आप झूठा साबित करेंगे? तो ये तो रियलिटी है। दूसरी मैं कहूंगी पॉलिटिकल एंगल वाली, जब भी कोई रूलिंग पार्टी होती किसी भी राज्य में, सेंट्रल में, और इस तरीके के मैटर्स आते हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और शायद ये बिहार सरकार ने अगर पहले ही अपने शेल्टर होम में जा करके इन्वेस्टिगेशन करवाया होता, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, तो हमारी ये बच्ची सड़कों पे नहीं घूम रही होती। इसके जैसी और भी जो बच्चियां हैं, करीब 250 से 300, उन बच्चियों की जिंदगी कैसी होगी हमें वैसे किसी को नहीं पता। और एक और आप लोगों को बताना चाहूंगी बात, मैं निरंतर इस न्यूज को देख रही थी, मैंने देखा कि वो जो शेल्टर होम है गाय घाट, उसका करीब 1/3 जो गेट है वो ओपन था, लेकिन जैसे ये बच्ची बाहर आई, मैटर मीडिया में आया, उसको पूरा कवर कर दिया गया। आखिर क्या अंदर है ऐसा जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती? वो बेटियां बाहर की दुनिया नहीं देख सकती? क्या बाहर के लोग उन बेटियों को नहीं देख सकते? आप नॉर्मल तरीके से क्या वो जीवन नहीं जी सकती? इसका मतलब कि आप अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाहर बेटियां आकर के कभी कभी बता पाती हैं। जो कि इन लोगों ने जब उस बच्ची से बात की, जब वो जॉब मांगने के लिए आई, तो देखा कि वो उसकी कंडीशन बहुत खराब है, तब उसने बताई। इतनी बेटियां तो डर के कारण नहीं बता पाती। तो पॉलिटिकल एंगल तो डेफिनेटली है।
कि सरकार अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि सरकार के संरक्षण में ये पूरे विभाग की बात करें, देश भर में जितने बालिका गृह है वहाँ पे जो लड़कियां रहती है, बच्चियां रहती है, उनके साथ कुछ भी घटना घटती है तो सरकार की संलिप्त रहती है? देखिए, सरकार की संलिप्तता से मतलब ये है कि अगर सरकार के जो ऑफिसर्स काम करें, अगर वंदना गुप्ता की बात करें, वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी ऑफिसर्स है, तो इनडायरेक्ट वे में हम किसको कहेंगे? सरकार ही जिम्मेदार है, जिसका सुपरविजन होना चाहिए निश्चित रूप से। तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट है, सर्वोच्च है। अगर उसका कोई भी ऑफिसर ऐसा क्राइम कर रहा है तो निश्चित रूप से कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिला हुआ है तभी कर रहा है। अगर संरक्षण नहीं होता तो अभी तक इतना बड़ा मैटर है ये, वंदना गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया होता, क्यों नहीं किया गया? उनके खिलाफ में FIR होगी। सवाल इसलिए क्योंकि विभाग के मंत्री मदन सैनी जेडीयू से आते हैं, पिछले 4 दिनों से उनका कोई बयान सामने नहीं आया। जेडीयू के मंत्री है इस विभाग के मदन सैनी, पिछले 4 दिनों से उनका कोई बयान नहीं आया इस मामले पर। ऐसे में पिछली बार भी देखा गया था कि जेडीयू के मंत्री ही शामिल थे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, और इस बार भी विभाग के मंत्री, उनका कोई जवाब आखिर अभी तक आ क्यों नहीं रहा? कैसे देख रही है? मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी क्योंकि लोकल में यहाँ पर मैं दिल्ली से हूँ, वीना मानवी जी हैं जो कि महिला विकास मंच संचालित कर रही हैं, तो ये लोकल में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको वो बेटर तरीके से बता पाएंगे। मैम, आपने कहा कि अधिकारी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मतलब कौन से लोग संपर्क करने का? ये बताएंगी, वीना मानवी जी बताएंगी। मैडम, आपसे एक सवाल है आपसे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब शेल्टर होम पे सवाल उठे। मुजफ्फरपुर में भी जब मामले की 36 जांच की गई, 34 बच्चियों से दुष्कर्म किया गया, जो समाज कल्याण मंत्री थे उनको जेल तक जाना गया था। फिर वही हालात है जब इस तरह की पूरी घटनाक्रम हुई, खाली थाने की चक्कर मीना जी लगाती रही बच्ची को लेके। डीएम साहब का तो फर्ज बनता था कि बच्ची से बात करते, लेकिन रातों रात जिस प्रकार से रिपोर्ट प्रेस रिलीज जारी करके क्लीन चिट दे दिया गया। वंदना जी से हमारी बात हुई थी टेलीफोनिक, वो भी कुछ बात नहीं करना चाह रही है। तो पूर्व IPS जो अमिताभ दास है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि लड़कियां जो है वो मंत्री को सप्लाई की जाती थी। हमारे पास प्रमाण है इस बात का। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो पुलिसिंग देखिए, अब जब खुद एक पुलिस डिपार्टमेंट के पर्सन ये बात बोल रहे हैं कि लड़कियां सप्लाई मंत्रियों को किए जाती थी, तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं। क्या कोई हार्ड मांस का पुतला लोखड़ा आप सप्लाई कर रहे हो? एक जीता जागता जीवन जिसको आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट समझ के, इंसान न समझ करके किसी के सामने परोस रहे हैं। और ये देश की 49% अगर किसी बेटी को सप्लाई किया जाता है तो इस सीमा की डिग्निटी पर भी अटैक है, वीना मानवी की और इस मंच पर बैठी सभी महिलाओं की डिग्निटी पर अटैक है। और अगर ऐसा कोई मंत्री कर रहा है, मिनिस्टर कर रहा है, हम लोग किसी भी हद तक जाकर के इस देश की महिलाओं के लिए लड़ेंगे, उस बच्ची के लिए लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात जो आपका सवाल था शेल्टर होम की, मैं सिर्फ पटना की बात अभी कर रही हूँ यहाँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। दिल्ली में एक बच्ची मिस हुई थी, उस बच्ची को जब मैंने देखा काउंसलिंग के लिए शेल्टर होम में रखा गया वहां कुछ टाइम के लिए, तो मैंने देखा जाकर के उन बच्चियों से झाड़ू लगवाई जा रही है। जो बच्चियां जाकर के 10th 12th पास में स्टडी कर रही हैं, उन बच्चियों को अंदर जाकर के झाड़ू लगवाई जा रही है। और जो बच्चियां वहां पर विक्षिप्त हैं उनके साथ रखा जा रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। अब किस तरीके से शेल्टर होम का ये कहीं मीनिंग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे देश की जो भी गवर्नमेंट है उनको अब सक्रिय होकर के महिलाओं के, अगर आपने शेल्टर होम बनाए हैं तो उनको वाकई में एक जहां पर ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कीजिए। अदरवाइज हमारी तो यही उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट हम लोगों को ये अधिकार देगा कि देश के हर शेल्टर होम में जाकर के हम अपनी उस बहनों, उन बच्चियों को देख सके कि वो किस हालात में। मीनू जी ने दावा किया कि शेल्टर होम से 5 बच्चियां लापता है, 2 बांग्लादेश। ये देखिए मीनू जी ये बताएंगी क्योंकि उन्होंने जो काम किया है। मैं कहूंगी कि हमारे साथ सवाल कि एक तरफ समाज कल्याण विभाग प्रशासन के जरिए क्लीन चिट दे दी है, तो दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट ने फटकारा है। आप सुप्रीम कोर्ट से हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो क्या इस केस को आप किस रूप में देख रही हैं? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है जहां पर हमारी कहेंगे पॉलिटिक्स, हमारी सरकार निष्क्रिय हो जाती है, तो मैं कहती हूँ मुझे फख्र होता है इस बात का कि मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मैं जुडिशरी में हूँ, कि जो आकर के इंटरफेयर करके कम से कम लोगों के ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। तो माननीय पटना हाई कोर्ट ने समोटो कॉग्निजेंस लेकर के उनको जो फटकार लगाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से इस बिटिया को और वो जो शेल्टर होम में बेटियां रह रही हैं
उनको जस्टिस मिलेगा और साथ ही साथ एक प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन भी आएगी कि किस तरीके से इस तरीके के शेल्टर होम जो है उनको रेगुलेट किया जाए। मैं आज आप आवाज उठाइए, कल को हो सके कि आप लोग पे दबाव आने लगे और आप इस मामला को दफा करें। डरे हैं और ना कभी डरेंगे। दबाव इस तरीके का कौन इस देश के अंदर सब मंत्री का हाथ तो है। सुनिए आप मेरी बात, देश के अंदर संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पर बड़ा नहीं है। सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं, मंत्री बदलते रहते हैं। अगर भारत हमारा ये है, ये सर्वकाल तक जीवित रहेगा और संविधान जीवित रहेगा। आखिरी दम तक हम लोग करेंगे, आखिरी दम तक क्या करेंगी? सीमा जी चूंकि कानूनी बातें करेंगी, इसलिए आप सभी भाइयों से अनुरोध है किसी भी तरह की लोकल बातें उनसे ना पूछें। जी मैं दे रही हूँ जवाब आपका। सुन सकती हैं तो बोलिए। सवाल ये नहीं है कि वंदना गुप्ता पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रही है। सवाल ये है कि जब नहीं, एक मिनट सुधार कीजिए, हम वंदना गुप्ता पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अभी करते, तक आप हम पीड़िता पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जी हाँ, पीड़िता पे और वंदना गुप्ता पे बात ये है कि 2012 में जब वंदना गुप्ता आरा में सबसे पहले पोस्टेड हुई थी तो उनके ऊपर अवैध वसूली का आरोप लगा। 2012 में उनकी ट्रांसफर कर दी गई मोकामा में, वहां भी उनके ऊपर सेम आरोप लगा। उसके बाद नवादा में आपके रंजीत जी जो बैठे हैं उसी चीज के लिए गवाही देंगे आपको आगे में। फिर अभी गायघाट का मामला ये हो गया। तो आखिर बात ये नहीं है कि ये वंदना गुप्ता गलत कर रही है, बात ये है कि ये किसके संरक्षण में गलत करती है जो बार बार इसका तबादला किया जाता है, जबकि इसको अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नो मैम आप नाम बताइए उन अधिकारियों का जो आप देर ही सही जरूर। जी मैं कानूनी बात करूंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे पॉलिटिकली ना फंसाया जाए और किसी भी तरह की मैं ऐसी बात अपनी जुबान से बिल्कुल नहीं निकालने जा रही हूँ यहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं मैम आपने कहा है कि फोन कॉल्स आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी मैं बता रही हूँ, मेरे पास सुबह से समाज कल्याण विभाग का कॉल मेरे पास आया है। बच्ची चूंकि सुरक्षा दृष्टि से हमने बाहर भेज दिया था, मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है। कल 11 बजे समाज कल्याण विभाग में बुलाया गया है हमें कंप्लेन लेने के लिए। अब उसपे हम लोग चूंकि हम सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे, हमें जो बच्चियां फंसी हुई हैं और जो बच्चियां प्रताड़ित हैं बस हमें उनको न्याय दिलाने की बातें यहाँ करनी है। तो अगर बुलाया गया है तो डेफिनेटली महिला विकास मंच बच्ची को लेके कल 11 बजे जाएगी और मैं समाज कल्याण विभाग से अनुरोध करती हूँ, बीइंग राष्ट्रीय संरक्षक ऑफ महिला विकास मंच, चूंकि हम किसी डिस्प्यूट में फंसना नहीं चाहते हैं, इसे आप लोग जरूर डालिएगा मेरे इस लाइन को कि जब मैं बच्ची से लेके समाज कल्याण विभाग के पास जाऊं तो मुझे ये इजाजत दी जाए सरकार के द्वारा कि जो मीटिंग हमारी हो वो ऑन कैमरा मीटिंग हो, ताकि बातें जो निकल के बाहर कोई पलटा पलटी की बातें ना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जब आप ऑनलाइन मीटिंग करेंगी तो एक और रिक्वेस्ट है मेरा, सवाल नहीं इसको रिक्वेस्ट में आप लोग ले सकती हैं। ये ऑनलाइन मीटिंग मैं कर नहीं सकती हूँ, ये सरकार परमिशन देगी तभी होगा। बंद करो। मैम एक सवाल है भैया, एक मिनट एक पूछ रहे हूँ मैं। रिक्वेस्ट ये है मेरा कि अभी सब लोग इस घटना को बोल रहे हैं कि बालिका गृह कांड है, मुजफ्फरपुर पहला है, लेकिन आपको बता देना ये पहला या दूसरा नहीं है, ये 5वां मामला। ये इररिलेवेंट फॉर भाई मैं पर्सनल बात कर रही हूँ। पटना हाईकोर्ट ने इस फोटो लिया है 7 फरवरी को आगे सुनवाई अब मैं अपनी माइक मीनू जी को दे रही हूँ जो इस केस को पिछले 5 साल से रिमांड होम में जो वर्क कर रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज वही बातें सुनिए। हाँ पूछिए ना, बोलेंगे ना। We will only reply to relevant question and अगर कोई भी controversy और ऐसी घटनाओं बातें होंगी जो सरकार के खिलाफ हम उस पे नहीं जा रहे। We are only going on the statement of the girl और वो किस extent तक स्टैंड करता है हम उसका दावा कर रहे हैं। मैम मुद्दे पे है भैया, कमल भैया कैसे दावा कर रही है? विशाल भाई ये किस तरीके का मामला बनता है, वो जब मामला आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट सेडेटिव देने का एलिगेशंस है तो उसी टाइप और करप्शन एक्ट के भी चार्जेस लगेंगे शॉर्ट में। और प्रशासन की लापरवाही कैसे दिख रही है? वो सारा कुछ है। मैंने शॉर्ट में बड़ी एक सवाल है मैम से एक सवाल है समझा के बताएंगे तभी। सब कुछ कवर कर, ठीक है। ये जो 5 गर्ल्स का क्लेम है कि
क्योंकि जब मैं 5 years बैक रिमांड होम पे काम कर रही थी उन केसेस पे, तो मैं इन लड़कियों से इंटरेक्शंस पे आती थी, रेगुलर इंटरेक्शंस, इवन मोबाइल फोन्स यूज होते थे, मुझे पता था। वो लोग अंदर से मुझे फोन करती थी, बताती थी कि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके की दिक्कत सह रही हूँ, तो मैं रेगुलर उनके टच में रहती थी। फिर मैं जब उनपे ज्यादा छानबीन करने लगी कि वो कहाँ है, वकालतनामा सही करना है, तो वो रहती थी। जब उनपे नजर हमारी चली जाती थी तो उनको ट्रांसफर कर दिया था। बीच में मैंने 2 बांग्लादेशी फीमेल्स का, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उनके लिए इवन मीडिया कवरेज भी हुई थी और मुझे वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा गया था कि उनको भेज दिया जाएगा, लोकेट हो गई है उनके एड्रेस। लेकिन अब जो ये मामला निकल के आया है, यहाँ पे शक है कि उसकी सत्यापन करनी होगी कि whether those girls has been sent to Bangladesh or not। तो इसका मुझे मैं दावा नहीं करूँगी, वो मैं कह रही हूँ कि वो मिसिंग भी हो सकता है उन्हें दलाल के हाथों डाल दिया गया हो, जिस तरीके के मामले अभी आ रहे हैं। तो आई जस्ट नीड द वैलिड वेरिफिकेशन ऑफ दोज गर्ल्स की वेयर आर दोज गर्ल्स। मैं ये नहीं कह रही, अगर वो हैं, सुरक्षित हैं, वेल एंड गुड। सीमा में हमारा एक सवाल है, बोलने तो दो वो व्यवस्था का जिक्र कर रही हूँ या फिर वहाँ कोई शारीरिक, वो हर टाइप की दिक्कतों का जिक्र करती थी, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो 4 दीवारी के अंदर बंद थी, प्रेशराइज्ड सिचुएशन में थी, इसलिए वो लोग वहाँ से, हमारे पास कोई पुष्टा सबूत नहीं था। बट दिस प्रेजेंट गर्ल इज आउट ऑफ रिमांड होम और वो किसी प्रेशर में नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली जब वो स्टेटमेंट थी हम उस पर एक्ट करते। ओके, एक आगे सवाल है। हाँ, चर्चा आपने बताया कि 3 महीने पहले की घटना है जब लड़की मैडम से भागी थी, ये बात सही है, लेकिन 5 दिनों से मामला चर्चा में, लेकिन बाकी दिन में लड़की कहाँ थी? और इस बीच में आप लोग क्या कर रहे थे? जानकारी निकाल रही थी और भी बच्चियां फंसी हुई या फिर क्या कर रहे थे? इसका खुलासा मैं करती हूँ। हमने 3 दिन ये सरकार ने जैसे रातों रात नोटिस निकाला क्लीन चिट का, रातों रात 12 घंटे में, उसी तरह हमने 3 दिन में एविडेंस बनाया और उस बच्ची को विक्षिप्त बताया, पहली बच्ची को उन्होंने झगड़ालू बताया, उसी आधार पे क्लीन चिट निकला। अभी मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो दूसरी बच्ची का, विक्टिम 2 का, आज मैं मीडिया के सामने डिस्क्लोज कर रही हूँ और वक्त पड़ा तो ये बच्ची सीधे कोर्ट में आपके सामने जाएगी, उसके पहले ये मीडिया के सामने नहीं आएगी। सीधे विक्टिम 2 को आप लोग सुने, देखे, जाने, क्योंकि सरकार के अनुसार विक्टिम 1 जो है वो क्लीन चिट में है। तो हम लोग विक्टिम 2 पे बात करेंगे, परसों जरूरत पड़ी तो विक्टिम 3 पे बात करेंगे। सारे का वीडियो 1 by 1 हम लोग रिलीज करेंगे और बच्चियों को जरूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन मीडिया के सामने बच्चियां नहीं आई। आप लोग देखना चाहेंगे वीडियो तो मैं दिखा। लेकिन 3 महीने के बाद में बाकी दिन बाबू थोड़ा सा हम लोग ऑडियो रिलीज भी, चूंकि ऑडियो फेक भी हो सकती है, कोई बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप लोग वीडियो कीजिए और वॉइस भी उसमें। हाँ, मैं ये माइक लगा रही हूँ और मोबाइल ऐसे पकड़ रही हूँ। सेंटर में मैडम के पास और कहाँ पे जाएंगे तब ना फिटिंग खराब अरे भाई मेरे गजब हो यार, तू मेरा फ्रेम खराब कर लिया हम। बनोगे तुम ढेर यार। माइक नीचे लगा मैम इधर वीडियो ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो मेरे पास है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऑडियो पूरी सुनाती हूँ, आप इसको वीडियो ही मानिए, देख लीजिए वीडियो चल रहा है, ठीक है, सामने एक बार अरे 18 का फोटो जो चीज का ऑडियो मैं सुनाऊंगा उसको वीडियो है, तो बात सुन लीजिए ना, क्या बोल रही, बात करना मतलब है, वीडियो ऑडियो सुना ऑडियो
ये करिए ना। लाइए इधर। हो गया हो गया हो गया। बस किसी के पास है जो ऑडियो चलाएं और आप लोग सुने? रहने दीजिए। व्यवस्था करवाना चाहिए। अच्छा तो कौन आवाज में चाहिए यार। आवाज नहीं आ रहा है। रहने- आप लोग फेसबुक वीना मानवी में पूरा वीडियो ऑडियो सब चल रहा है, प्लीज फॉलो कर लीजिए। वीना मानवी डालिए, फेसबुक पे चल रहा है ये पूरा, बहुत बढ़िया से मिल जाएगा आपको। चलिए। एक सवाल है, ये ओपन है। सेकेंड विक्टिम एक सवाल अनिता कुमारी, सुनीता कुमारी, जो नाम डालना है डालें। सीमा में एक सवाल है। पटना हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया है, 7 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। अब क्या कीजिएगा, अगली रणनीति क्या है? इनू जी बताएं। हम लोग उसमें इंटरमीडिएट पिटीशन डाल के इंटरव्यू कर रहे हैं। हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और वहाँ पे हम हमारी जितनी भी मांगे हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू शेल्टर होम्स, जो भी डिमांड्स है हम वो पिटीशन के द्वारा लिखेंगे और जब वो हम दायर कर देंगे तो आपको एक कॉपी उसकी उपलब्ध करा देंगे। आपने कहा दो लड़कियां बांग्लादेश गई है, वुमेन स्मगलिंग को लेकर क्या कोई पिटीशन फाइल करिएगा हाईकोर्ट में? अभी हम लोग फिलहाल पर्टिकुलर दिस मैटर इसके लिए सुमोट लिए गए हैं। हम लोग इसी में रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। ओके मैम, ठीक है।